साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश इस समय नक्सलवाद से मुक्ति पा चुका है। मोदी जी ने कहा था, अमित शाह जी ने कहा था कि इस साल 2026 के मार्च तक नक्सलियों से मुक्ति पा जाएंगे। लेकिन अभी भी हमारे देश में अर्बन नक्सल मौजूद हैं, जो कभी किसी यूनिवर्सिटी में, कहीं किसी न्यूज़ रूम में, कहीं किसी लेखक के रूप में, कहीं किसी यूट्यूबर के रूप में हम सभी के बीच मौजूद हैं और आए दिन देश में आग लगाते रहते हैं। कभी कश्मीर के खिलाफ भड़काते हैं, कभी तमिलनाडु के खिलाफ, कभी कहते हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट को अलग करवा देंगे। तमाम तरह की बातें ये लोग करते हैं। इस तरह की बात करने वाले लोगों को अर्बन नक्सल कहा जाता है। नक्सल क्या है? नक्सलवाद या नक्सली एक विचारधारा है जो ये बताता है कि किस तरह से हमें वामपंथ की ओर जाना है, और अगर आप वामपंथ की ओर जाते हैं तो एक समय के बाद आपको आपके धर्म से, कल्चर से दूर कर दिया जाता है। पूरे देश में एक जैसी विचारधारा फैला दी जाती है, फिर एक डिक्टेटर बना दिया जाता है और पूरा देश डिक्टेटरशिप के अंतर्गत आ जाता है और विद द टाइम फिर वो टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल यूएसएसआर, अभी चाइना को आप देख लीजिए। वहाँ पर कहने को वो कम्युनिस्ट कहते हैं अपने आप ऊपर, है कैपिटलिस्ट, लेकिन जो व्यवस्था है, एक शासक पूरे उस पर छाया हुआ है चाइना पर और उसको चलाने का प्रयास कर रहा है। पर ये व्यवस्था ज़्यादा लंबी चलती नहीं है। और कम्युनिस्ट लोग, वामपंथी लोग, व्यवस्था तो खैर इनकी बात की बात है, इनका जो मूल स्वरूप होता है वो होता है स्वार्थ। केवल हमारा स्वार्थ सिद्ध होता रहे। कुछ चंद लोग अपने आप को अमीर बनाए रखते हैं, दूसरों को जानबूझ के गरीब बनाए रखते हैं और उनको उनकी गरीबी दिखा करके कि देखो तुम गरीब हो, तुम्हें एक दिन ठीक होना है, आओ उठ के क्रांति करो, उनसे क्रांति करवाते हैं। उनको कभी ठीक नहीं होने देंगे, उन्हें गरीबी रखेंगे और क्रांति करा करा के अपने सुख चैन बढ़ाते रहते हैं। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने थोड़ा प्रयास किया इन अर्बन नक्सल्स को पकड़ने का, पर ये उस समय बहुत अच्छे से फैले हुए थे, एकदम से हाथ में आए नहीं। धीरे धीरे एक्सपोज होने लगे, धीरे धीरे देश समझने लगा कि ये लोग हैं क्या। और अब फाइनली जब 2024 का लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आया था, उसके बाद मोदी जी ने असेंबली में बोला था कि आने वाले 6 महीने में मैं अर्बन नक्सल्स पर शिकंजा कसना स्टार्ट करूँगा। ऐसा कुछ दिखा नहीं कि मोदी जी ने कुछ किया हो, लेकिन अब होता दिख रहा है, जिसमें दो बड़ी चीज़ें आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहली बड़ी चीज़ है दिल्ली का जिम खाना क्लब, यानी कि दिल्ली में एक बड़ा सा क्लब है, कई एकड़ में फैला हुआ है, 27 एकड़ से भी ज़्यादा भूमि में फैला हुआ है, जहाँ पर एलिट क्लास आकर के बैठती है, जाम झलकते हैं, गेम खेलते हैं, जो बड़े लोगों के गेम नहीं होते, गोल्फ खेलना और पूल खेलना, स्विमिंग करना, बड़ी-बड़ी चीज़ें जो होती हैं वो होता है और बड़ी-बड़ी बातें होती हैं और उसमें बैठ कर के बड़े-बड़े निर्णय लिए जाते हैं कि किस तरह का नैरेटिव देश में चलाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो दिल्ली का जिमखाना है, जिसको अब मोदी जी ने कहा है, सरकार ने कहा है कि 5 जून तक इस जिमखाने को खाली कर दें, इस पर सरकार अपना नियंत्रण करने जा रही है, अन्यथा इसको सरकार तोड़ेगी और अपने हिसाब से देखेगी क्या करना है। इस बात को लेकर के कुछ एलीट क्लास इतनी ज़्यादा नाराज़ हो गई कि आज वो पहुंच गए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में भी अपील कौन कर रहा है? अभिषेक मनु सिंघवी, और आने वाले समय में कपिल सिब्बल तैयार बैठे हैं। सोचिए किस लेवल की चोट करी है। आपको एक चीज़ और बताऊं, आजकल आपने देखा होगा कई पत्रकार मोदी जी के खिलाफ रहते हैं और 2014 के बाद से ही रह रहे हैं। इन पत्रकारों में ऐसा क्या हुआ कि खिलाफ हो गए सरकार के? क्योंकि मोदी ने आते ही सबसे पहले ये कहा कि जब भी मैं विदेशी यात्रा पे जाऊंगा तो मेरे साथ सरकारी मीडिया जाएगा, कोई प्राइवेट मीडिया का मेंबर हवाई जहाज में बैठ करके नहीं जाएगा। जनता के पैसे का ऐशो आराम नहीं उड़ाओगे आप लोग। पहले क्या होता था, अगर प्रधानमंत्री विदेश जा रहे हैं तो कई मीडिया हाउस के बड़े बड़े पत्रकार हवाई जहाज में बैठ करके जाते थे, जाम झलकाते हुए जाते थे, वहाँ विदेशों में जाकर के 5 स्टार होटल में ठहरा करते थे, अपना सैर सपाटा करते थे, फिर बाद में प्रधानमंत्री से पूछ के 2 4 5 खबरें निकाल के वही छाप दिया करते थे। और इतना ज़्यादा प्रभाव इनका बढ़ गया था पत्रकारों का कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि इनके कहने पर स्टेट्स के गवर्नर नियुक्त किए जा रहे थे कि वहाँ पर इसको नहीं, इसको भेजिए आप। मंत्री बनाए जा रहे थे कि ये वाला मंत्रालय आप इसको नहीं, इसको दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और सरकार करती थी ऐसा। अब इनको कोई पूछ नहीं रहा, इसलिए बेचारे परेशान हैं। अब इनके पास केवल एक सहारा है जिससे थोड़ा मोटिवेट रह सकते हैं, वो है फंडिंग। इन्हें मिलती है बड़े स्तर से फंडिंग। आप कभी गौर करना, ऐसे न्यूज़ चैनल या ऐसे यूट्यूबर्स जो सरकार के पक्ष में बात करते हैं या राष्ट्रवादी हैं, जो राष्ट्र हित में बात कर रहे होंगे, ऐसे आप यूट्यूबर्स निकाल लो, 20 निकाल लो, ये 20 के 20 देखना बड़े गरीब टाइप के दिखेंगे, मतलब फैसिलिटीज़ ज़्यादा इन पे होती नहीं है, एक आध दो को छोड़ दें तो।
हमें ही देख लो, बोर्ड पे समझा रहे हैं आपको, फोटोज लेकर के आए हैं, सब बोर्ड पे ही लगाए हमने, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत फ्लैशी तरीके से हमारी एडिटिंग हो रही है और एक के बाद एक आपके सामने वीडियोस फोटोज आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ कुछ एडिटिंग है। बड़ा देसी सा अंदाज है, क्योंकि फंडिंग नहीं होती। और ये जितने भी लेफ्टिस्ट हैं, वामपंथी हैं, जो अगेंस्ट चलते हैं, इन सब के यूट्यूब चैनल देख लो आप, बढ़िया एडिटिंग होती है, बढ़िया इनका ग्राफिक्स होता है, बढ़िया वीडियो आता है। क्योंकि एक एक एडिटिंग का 20 मिनट का अगर वीडियो है और उसकी एडिटिंग में कराने बैठ जाऊं ढंग से जो आप चाह रहे हैं, तो कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए देना पड़ेगा। इतना हम पे कहाँ है, इतना हम पे महीने में नहीं आता। तो इसलिए हम इस तरह के रह जाते हैं। और ये जो वामपंथी जितने भी हैं, लेफ्टिस्ट जितने भी यूट्यूबर्स हैं, इनके आप देखिए, तो इनके पास फंडिंग आती है, बाहर से ज़्यादा आती है। और फंडिंग कैसे आती है? वाया एनजीओ आती है। बाहर से अमेरिका के किसी गुर्गे ने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि ये यूट्यूबर हमारी तरह बात करे, तो अमेरिका वाला भारत में किसी एनजीओ को पैसे दे देगा कि समाज सेवा करो। वो एनजीओ किसी दूसरी ब्रांच को पैसे दे देगा कि समाज सेवा में लगा। वो ब्रांच किसी तीसरे को दे देगी और वो तीसरा उस यूट्यूबर को पहुंचा देगा कि ये लो पैसा लो, इस तरह का वीडियो बनाओ। ऐसे चलता है। तो पहली इनकी जो रीढ़ है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो है फॉरेन फंडिंग, जिससे ये देश में आंदोलन करा लेते हैं। वो सोनम वांगचुक लद्दाख में बैठ के आंदोलन करा लेता है, कोई खालिस्तान के नाम पर आंदोलन करा लेता है, कोई नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर को जला लेता है, कोई हमारे यहाँ दंगे करा लेता है। इसके लिए पैसा लगता है। 1 साल तक सो कॉल्ड किसान आंदोलन करते रहे हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर 1 साल तक। अब बताओ हमारे देश का किसान क्या इतना अमीर हो गया कि सब काम धंधा छोड़ के 1 साल तक आंदोलन पर ही बैठा रहा? कोई कितना भी अमीर आदमी हो, इतना कैसे हो सकता है कि काम धंधा छोड़ के बैठा ही हुआ है? तो वो पहली बात तो किसान नहीं थे, और वो जो लोग थे उनमें बढ़िया व्यवस्थाएं थी। तो ये सब फंडिंग का जो मेन सोर्स था, सबसे पहले तो उस पर ब्लॉकेड लगाया है। इसलिए आज के वीडियो में मैं चर्चा करूंगा FCRA का। ये जो सरकार बिल लेकर के आई थी इस साल, इसमें ऐसे नियम कायदे कानून कर दिए हैं कि आप फंडिंग प्राप्ति नहीं कर पाओगे। साथ में ऐसे भी किए हैं कि आप जो पैसा लेकर के, बाहर का पैसा एनजीओ में आता था, एनजीओ या लोगों की सेवा करने के नाम पर उन्हें कन्वर्ट करता था क्रिश्चियनिटी में, तो आप वो भी नहीं कर पाओगे। दूसरा, कौन सी विचारधारा देश में चलेगी, किस तरह का नैरेटिव चलेगा, मोदी के खिलाफ कौन सा मुद्दा उठाएं कि लोग भड़क जाएं। ऐसा करते हैं इस बार ना, कुछ राफेल के ऊपर लेकर के आते हैं कि राफेल में घोटाला किया है। ये काम करते नहीं, राफेल नहीं, इस बार करते हैं कि मोदी जो है कुछ ऐसा करो कि मोदी को दिखा दो कि हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स कर रहा है। तो सब लोग, अब ये जिम खाना जो है, इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, जिम खाना जो है, इस जिम खाना में बड़े बड़े लोग बैठते हैं। ये बड़े बड़े लोग कौन हैं? ऐसे बड़े लोग जो या तो रिटायर्ड IAS PCS रहे हैं, IAS ही रहे हैं विशेष तौर से, फॉरेन सर्विस के रिटायर्ड अधिकारी रहे हैं, या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, पैसे वाले बिल्कुल तगड़े पॉलिटिशियंस, या कोई बड़े जो है जैसे एलिट क्लास से आने वाले एडवोकेट्स, या कोई जजेस रहे हैं, या कोई बड़े लेखक रहे हैं जिनकी किताबें, उनका नाम सिग्नेचर हो गया तो किताब चल जाती है ना। इस तरह के लोग आप देखिए, हम और आप जो हिस्ट्री की किताब पढ़ते आए हैं, किसने लिखी है? रोमिला थापर, इरफान हबीब। और इन्होंने हमारे दिमाग में क्या भरा है? मुगल आर्किटेक्चर, भारत की पहचान ताजमहल। इन्होंने आज तक नहीं बताया कि साउथ में कौन कौन से मंदिर हैं, किसने बनाए, इतने हाईली साइंटिफिक कैसे हैं। नहीं पता लगने दिया। नहीं पता लगने दिया कि हमारा कैलेंडर इतना साइंटिफिक कैसे है। ये जो जनवरी फरवरी मार्च हमें पढ़ाया जाता है, इसमें 1% साइंस नहीं है, कुछ भी नाम कहीं भी रख दिया गया है। हमारे हर चीज़ साइंटिफिक है। ग्रह नक्षत्र की एक एक साइंस हमको जो है बतानी चाहिए थी, उन्होंने छुपा ली, क्योंकि इनको अपना एजेंडा चलाना था। तो किताबें बच्चों को कैसी पढ़ाएं, मोदी के खिलाफ नैरेटिव क्या चलाएं। विदेश में जाते हैं यार, विदेश में काम करते हैं, इस बार वहाँ से ये वाली शराब लेकर के आएंगे। अरे फलाने साहब, आप सुना है फ्रांस जा रहे हो तो वहाँ से विस्की ले आना। फिर कुछ लोगों के मन में काम करते हैं यार, ये तो हो गया, आप थोड़ा सा गोल्फ खेलते हैं। गोल्फ खेल रहे हैं, 27 एकड़ ज़मीन बहुत होती है, इसमें आप क्या समझ रहे हैं? ये देखिए तमाम तरह की लग्जरियस सुविधाएं हैं, ये देखिए बार। अरे काम करते हैं, चेस खेलते हैं। ये होता था। अच्छा, आप सोचो कि आप मेंबर बन जाओ या हम मेंबर बन जाएं, बन जाइए, आपको स्वतंत्रता है, देश लोकतांत्रिक है, आप भी बन सकते हैं, जाइए। आपसे कहा जाएगा कि पहले तो मेंबर बनने की फ़ीस है 8 लाख रुपए। आप कहोगे चलो मैं 8 लाख भी दे लूँगा। फिर दूसरा कहा जाएगा कि अभी वेटिंग चल रही है, आपका नंबर आएगा करीब 40 साल बाद।
जी हाँ, 40 साल की वेटिंग है। लेकिन अगर आप किसी आईएएस के बेटे हैं रिटायर्ड, किसी बड़े वकील के बेटे हैं, किसी बड़े पॉलिटिशियन के बेटे हैं, तो आप यूं ही अंदर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपकी कोई मेंबरशिप नहीं, मतलब डायरेक्ट मेंबरशिप मिल जाती है। 2009 में राहुल गांधी को लगा कि मुझे इसका मेंबर बनना चाहिए, मनमोहन सिंह जी से फ़ोन करवाया, बन गए सब मेंबर। वर्तमान में कई लोग इसके मेंबर हैं, और सब लोग गलत करते हैं ऐसा भी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सब शराबी हैं, मतलब एक बड़ा सेक्शन ऐसा है। एक ज़माने में अरुण जेटली इसके मेंबर थे, उन्होंने इसमें स्विमिंग पूल बनवाया था। मोदी जी को तो बताया जाता है, मैंने सुना है कहीं से, मुझे कंफर्म नहीं हूँ, कि जब मोदी जी सीएम भी नहीं थे तब प्रवेश भी वर्जित था। किरण बेदी जी ने इस पर अपनी आपत्ति जताई है कि इसे बंद नहीं करना चाहिए। सरकार के खिलाफ थोड़ा सा उनका रहा है बयान अभी हाल फिलहाल में। कई वकीलों ने आपत्ति जताई है, बड़े बड़े एडवोकेट्स ने जताई है। इसमें स्मृति ईरानी मेंबर हैं, सुरेश प्रभु मेंबर हैं, ये लोग भी मेंबर हैं इसके। तो इसको बंद कर देने का मतलब क्या होगा कि जब पूरे दिन का काम धंधा करके ये लोग शाम को यहाँ मिलते थे, वो बैठक का केंद्र बंद हो जाएगा। यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि शाम के टाइम उनके घर में क्या हो रहा होता है, क्योंकि सालों से वर्षों से उनकी शाम यहीं बीत रही है और यहीं बैठकर नैरेटिव बनते हैं। यहाँ बैठे बैठे डिसाइड हो जाता है कि कल खबरें क्या छपेंगी, किताबों में क्या आएगा, देश की संस्कृति क्या है, अरे हमें देश को कहाँ ले जाना है, लेके कहीं जाना, मतलब देश की इमेज कैसी बनानी है, ये वहीं बैठ के डिसाइड होता है। ये पूरा जो इकोसिस्टम, जैसे मोदी जी कहते थे खान मार्केट गैंग, जैसे हमारे अशोक श्रीवास्तव सर कहते थे, जो पत्रकार हैं डीडी न्यूज़ में, उन्होंने किताब भी छापी हुई है, खान मार्केट गैंग, जिसे एलिट क्लास, जिसे लुटियन दिल्ली के बड़े बड़े शख्स जिन्हें कहा जाता है, ये उनका अड्डा था जहाँ ये बैठते थे। खत्म। दूसरी बात पे आइए, अच्छा इस तरह के क्लब देश में और भी जगह बने हुए हैं, हैदराबाद में बने हुए हैं, बेंगलोर में, तमाम जगह पे और भी हैं, पर दिल्ली में होना एक सेंटर पॉइंट बनता था जहाँ बड़े बड़े मिनिस्टर्स भी आके बैठते थे एक ज़माने में। अच्छा यहाँ पर एक बड़ा इनका तौर तरीका भी अलग है। यहाँ कुर्ता पजामा पहन के आप जाओ और सोचो उसमें बैठ जाना, बिल्कुल मॉडर्न यूरोपियन कपड़े आपके पास होने चाहिए। हम जैसा आदमी इस टी शर्ट में जाएगा तो शायद जाने भी नहीं देंगे। तो ये चलता था। अब इसको बंद करने की बारी आ गई है। तो आप पूछेंगे, ये देखो आप खेलिए इसमें। उसके अलावा फोटो और है क्या मेरे पास? हाँ, ये कुछ अगर आप रुकना चाहें एक आध रात तो रुक भी सकते हैं, व्यवस्थाएं सब तरह की हैं। अच्छा लोकेशन मुझे बतानी है। लोकेशन देखो, ये मैप है, ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं ना, ये दिल्ली जिमखाना क्लब है, 27 एकड़ में फैला हुआ। इस जमीन की कीमत इस समय 10,000 करोड़ रुपए है, 10,000 करोड़। और इसके बगल में पट्टी देख रहे हैं, पट्टी, ये लाल वाली पट्टी है पीएम का हाउस, पीएम का जो रेजिडेंशियल एरिया है वो यही है। तो इनको ये भी अच्छा लगता था कि पीएम के जस्ट बगल में हमारा क्षेत्र है। बगल में आप देख रहे हैं दिल्ली का रेस क्लब है, यहाँ दिल्ली का एयरफोर्स स्टेशन है, ठीक है, ये डिप्लोमेटिक एनक्लेव है चाणक्यपुरी, ये सफदरजंग टॉम्ब है, ये एयरपोर्ट है। तो सरकार ने ये कह करके खाली कराया है कि बड़ा सेंसिटिव इलाके पर ये है, डिफेंस के स्टेशन को देखते हुए, पीएम की सुरक्षा को देखते हुए और सेंसिटिव एरिया में ये जिमखाना होते हुए इसको यहाँ से हटाना ही अनिवार्य किया जाना चाहिए, हटा देना चाहिए, ये कह करके हटवा रहे हैं। आप कहोगे ये बना कब? तो इसकी अगर मैं हिस्ट्री में जाऊं तो हिस्ट्री में देखिए, ये रहा, ये 1909 में बताया जाता है कि इसकी घोषणा हुई थी। 1913 में ये बना था, जिसको हारकोट बटलर ने बनवाया था, जो कि पहला प्रेसिडेंट था इसका, अंग्रेज था। और यहाँ पर अंग्रेज लोग आकर के बैठा करते थे, जो काम आज यहाँ भारतीय कर रहे हैं वो अंग्रेज किया करते थे, और बैठ करके डिसाइड करते थे कि हाउ वी विल रूल इन इंडिया, यू गवर्नर, ऐसे करके बातें होती थी। वहाँ बैठ करके ये एहसास किया जाता था कि हम इंडियंस से कितने सुप्रीम हैं। वो एहसास अभी भी किया जाता है इंडियंस के द्वारा कि हम बाकियों से कितने सुप्रीम हैं, और हम जो चाहते हैं सरकार वैसे चलती है। अब आप इनके अड्डे पर निशाना बनाइएगा तो दर्द तो होगा, सुई तो चुभेगी। तो हाई कोर्ट में अपील भी कर रहे हैं। 1913 में ये बना था, और उसके बाद 1928 में इसे लीज पर ले लिया गया। लीज 99 ईयर्स के लिए ली जाती है, और लीज इसमें लेजर कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
यानी 99 साल बाद जब इसे आप दोबारा रिन्यू कराने जाओगे और रिन्यू नहीं हुआ तो ज़मीन किसके पास जाएगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये एक तरह से हम भारतीयों की ज़मीन है, हमारे टैक्स से ये बना हुआ है पूरा, टैक्स पेयर्स का भी इसमें योगदान है, लेकिन उनको कोई नहीं पूछता। पूछना ये 40 साल बाद नंबर आएगा, जाओ लग जाओ लाइन में। अच्छा, इसमें कमाई भी होती है, अलग अलग इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, डेविस कप यहाँ पर हुआ था, टेनिस वेनिस होते हैं यहाँ पर। तो कमाई में लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक इन लोगों ने दिखाया था कि साल में केवल 93 लाख हुई है, 93 लैक्स। लेकिन पिछले साल इन्होंने दिखाया कि 9.3 करोड़ हुई है, 9.5 करोड़। मुझे तो लग रहा है ये अभी भी कम दिखा रहे हैं। एकदम से इन्होंने करोड़ों में क्यों पहुंचा दी? क्योंकि इनको भनक लग गई थी कि सरकार अब इनके पूरे पैसे का जांच करने वाली है। तो उन्होंने कहा पहले ही बढ़ा के दिखा दो, कहीं ऐसा ना हो कि जांच में कुछ फ्रॉडबाजी पाई जाए और ये बंद हो जाए हमारा जिमखाना। बट इनको क्या पता था कि फ्रॉडबाजी पाई जाए या ना पाई जाए, जिमखाना तो बंद हो नहीं है। ये सरकार ने 2014 में भी प्रयास किया था कि इसको जो है बंद कराया जाए, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है ये कह करके। लेकिन मामला फिर चला गया एनवायरनमेंट के ट्राइब्यूनल में और ट्राइब्यूनल ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा करके मामले को रफा दफा कर दिया। तो मैंने कहा ना 2014 में भी मोदी जी ने कोशिश की थी कि इस पर थोड़ी चोट पहुंचाई जाए, पर इन्होंने सेटलमेंट करा लिया था क्योंकि कोर्ट के बड़े बड़े वकील यहाँ बैठते थे। लेकिन अब वो मौका आ चुका है कि खेल करना है। अब 5 जून तक सरकार ने कहा है खाली करो, ये करेंगे नहीं, कोर्ट में मामले को ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगले साल 2027 की फरवरी में ऑलरेडी अब इसकी लीज खत्म होने वाली है, सरकार रिन्यू करेगी नहीं, राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। सरकार अभी किस नाते या किस लिहाज से कह पा रही है कि खाली कर दो? क्योंकि इसमें एक क्लॉज ये भी है कि जब सरकार को ये लगेगा कि राष्ट्रहित को कोई नुकसान हो रहा है इससे, या राष्ट्रहित में किसी तरह का कोई समझौता हो रहा है, तो सरकार चाहे तो उसे खाली करा सकती है। तो सरकार ने वही हवाला दिया है। और इसी बात को लेकर के अभिषेक मनु सिंघवी ने जब ये अपील करी आज कोर्ट में, तो उन्होंने यही कहा कि भाई ये जिमखाना जो बंद कराया जा रहा है, सरकार जो दलील दे रही है कि हाई सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है यहाँ पर और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर है, इसलिए हम इसको यहाँ पर हटवा रहे हैं, तो इस बात को अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि बड़ी वेग सी बात है। पहले सरकार बताए कि उसे क्या दिक्कत हो रही है और इसे हटा करके सरकार डिफेंस का कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाह रही है, इन्हें क्यों बताएं भाई? सरकारी जमीन है, वो सरकार ले रही है, बात खत्म। हु आर यू? बट नहीं साहब। तो ये बात अभी चली है। इस पर अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया भी दी है, जिसमें आईपीएस रही किरण बेदी ने भी प्रतिक्रिया दी है, बीजेपी की ये मेंबर भी रही हैं। बीजेपी ने इनको 2015 में सीएम कैंडिडेट भी बनाया था। फिर ये पुडुचेरी की गवर्नर भी रही हैं और हाल ही में इन्होंने बयान दिया कि ये हटनी नहीं चाहिए, बिल्डिंग या जिमखाना ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी एक विरासत रही है और यहाँ पर बड़े बड़े खेल ऑर्गेनाइज करे गए हैं, तो इसका एक महत्व रहा है हमारे इतिहास में, हमारे भारत के एक तरीके से जर्नी में एक सहयोग इसका रहा है। ये बात कही गई है, ठीक है। 27.3 एकड़ में ये स्थित है। हमारे एक्स रॉ चीफ एएस दौलत साहब ने इस पर आपत्ति जताई है। फॉर्मर डिप्लोमेट केसी सिंह ने कहा है, एक्स आईएएस केबीएस सिद्धू ने कहा है, हिस्टोरियन स्वप्ना लिड्डिल ने कहा है और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर संजय हेगड़े ने भी इस पर अपनी आपत्ति जताई है। क्या क्या आपत्ति हैं, थोड़ा नजर। किरण बेदी ने कहा, दिस इज अनफॉर्चुनेट, इट इज ट्रूली ट्रेजिक, होप द प्रपोजल इज रिकंसिडर्ड, काश इसे दोबारा कंसिडर किया जाए। और अरुण जेटली जी ने ही यहाँ पर नया पुल बनाया था, तो उनको भी ध्यान में रखा जाए। अच्छा, अरुण जेटली जी का उठना बैठना इन सब एलिट क्लास के साथ था, वो खुद भी एलिट थे, बड़े वकील थे, एक एक हियरिंग के 20-20, 30-30 लाख रुपए लिया करते थे। बट चूंकि वो बीजेपी के थे, तो अरुण जेटली ने ही सहायता करी थी मोदी जी की और अमित शाह जी की कि केंद्र की राजनीति में वो आए, और उनको सेटअप कराने में अरुण जेटली का ही बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि बड़े बड़े टेनिस के मैचेस यहाँ हुए हैं, हमारी हिस्ट्री इनसे जुड़ी रही है, कई मेमोरीज जुड़ी रही हैं, कई जनरेशन जुड़ी रही हैं, ऐसे करके उन्होंने कुछ बात कही है। इसके बाद प्रभु चावला जो पत्रकार हैं, उनका कहना यह है कि कोई भी इंस्टीट्यूट या क्लब जो कि गवर्नमेंट के पैसों से बना है, लोगों के पैसों से बना है, पर उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि यहाँ पर विशेष लोग ही आ सकते हैं, हर कोई नहीं आ सकता, सबके लिए उतना सुलभ नहीं है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन का कोई मतलब नहीं है।
अगर लोगों को इस तरह की बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ ही चाहिए तो वो प्राइवेट क्लब्स में जा सकते हैं। अगर मान लो कोई पूर्व आईएएस है या कोई बहुत बड़ा लॉयर है, उस लॉयर को चाहिए कि उसका बेटा भी इसी में आ रहा है, तो अपने बेटे को किसी प्राइवेट में भेज दे, क्योंकि वो तो अफोर्ड कर सकता है। यहाँ पर किसी आम आदमी को आने दे, पर नहीं। ठीक है, ये इन्होंने किरण बेदी के जवाब में कहा था। केसी सिंह साहब का कहना ये है, प्रभु चावला को उन्होंने रिप्लाई किया कि देखो भाई ऐसा है, केसी सिंह साहब कह रहे हैं कि कई बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स ऐसे होते हैं जो अपनी तनख्वाह से, चूँकि उनकी तनख्वाह बहुत कम रहती है, तनख्वाह से बड़े बड़े चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं ले पाते हैं। जैसे ये क्या कहते हैं, गोल्फ हो गया या लग्जरियस चीज़ों का वो लुत्फ़ नहीं ले पाते हैं। ये जिम खाना एक ऐसा माध्यम था जिससे एक रिस्ट्रिक्टेड सैलरी पाने वाले लोग भी अपना जो है सपना पूरा कर सकते थे या अपने लग्जरीज फॉलो कर सकते थे। इसे बंद करने के बाद वो जो सरकारी बाबू जिनकी सीमित सैलरी रहती है, उनको ये मौका भी नहीं मिलेगा। चलिए, मैं मानता हूँ केसी सिंह साहब ने जीवन में 1 रुपया भी बेईमानी का नहीं कमाया होगा, पर आपको लगता है जितने बाबूज होते हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं या मिनिस्टर के साथ जोड़ते बैठते हैं, वो केवल अपनी सैलरी तक ही सीमित रहते हैं? तो आप भी जानते हैं। ठीक है, इस पर उसके बाद रिप्लाई किसका आया है? ये पीटीआई का है। ठीक है, हाँ, ये जो लेखक हैं स्वप्ना लिड्डेले, इनका कहना ये है, ये बड़ा ही पिटी है कि कल्चरल इंस्टीट्यूशंस आर श्रिंकिंग, कि सांस्कृतिक संस्थान को सिकोड़ा जा रहा है, इनको इवॉल्व करना चाहिए था, इनको सिकोड़ना नहीं चाहिए था, सेज हिस्टोरियन स्वप्ना। चलो छोड़ो, इनकी क्या बात करना। ठीक है, इस तरह से अलग अलग लोगों के बयान हैं। अभिषेक वर्मा ने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो कर रही है, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट्स मूव ऑन दिल्ली जिमखाना क्लब इज नॉट मेयरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, इट इज़ अ लॉन्ग ओवरड्यू करेक्शन ऑफ दिल्लीज मोस्ट एंटाइटल्ड ड्राइंग रूम इकोसिस्टम। ऐसा इनका कहना ना, फेवर में बात करी है। ठीक है, कि जो ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बना दिया था कि देखो हम तो इतने बड़े लोग हैं कि वहाँ जाके बैठते हैं, ये सब खत्म होना चाहिए। अच्छी बात है। तो ये आप समझ गए कैसे इसका ख़त्म हो रहा है। तो इनकी बैठक का केंद्र ख़त्म किया। पहले क्या आप कर रहे हैं, इससे पहले इनकी जो फंडिंग का जो सोर्स था उसे ख़त्म करने की भी व्यवस्था कर दी गई थी, जिस पर मैंने अभी तक चर्चा नहीं की थी। अब मैं चर्चा करना चाहूँगा। FCRA साहब, FCRA आप जानते हैं कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। ये बताता है कि अगर आपका कोई NGO है, और आप NGO है या कोई समाज सेवी संस्थान है, किसी भी तरह की कोई ऐसी बॉडी है जो फॉरेन से फंड प्राप्त करती है, तो उसको कैसे प्राप्त करना है, क्या उसके नियम कायदे कानून हैं, ये FCRA नाम की इस एक्ट से डिसाइड होता है। 2010 में इसमें कुछ तब्दीलियां लाई गई और देखा कि NGOs लगातार प्राप्त कर रहे थे धन। NGOs धन प्राप्त करते थे, फिर नीचे छोटे छोटे NGOs में या और बॉडीज़ में बांट देते थे, और फिर यहाँ पर उस धन का प्रयोग होता था बड़े स्तर पर कन्वर्जन करने में, क्रिश्चियंस बनाने में, बड़े बड़े आंदोलन कराने में, ठीक है, कोई भी चीज़ प्रकाशित कराने में, मीडिया हाउसेस को पैसा दे करके उनसे मनचाही खबर प्रकाशित कराने में, नैरेटिव चलाने में। तो उन सब पर रिस्ट्रिक्शन करना बड़ा ज़रूरी था। तो सरकार ने 2020 में इसमें एक अमेंडमेंट किया था, और अमेंडमेंट करके सरकार ने ये कहा था कि अब अगर कोई भी NGO, इस देश का कोई भी NGO हो, बाहर से फंडिंग प्राप्त करता है, तो उसे पहले अपना दिल्ली में SBI में अकाउंट खोलना पड़ेगा। दिल्ली की SBI की ब्रांच में पहले फंड वहाँ आएगा, वहाँ से फिर आगे तुम्हारे NGO के पास जाएगा। पहला बड़ा डिसीजन। दूसरा बड़ा डिसीजन कि फंड आने के बाद NGO क्या करते थे, 80% फंड का उपयोग एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज में दे देते थे और 20% का ही उपयोग करते थे सेवा में। जैसे पहले मैं पीछे बैकग्राउंड लगाऊं अच्छा सा, हाँ, जैसे किसी NGO के पास 1 करोड़ रुपया बाहर से आया, तो उसमें से केवल 20 लाख रुपया ही लगता था सेवा करने में, 80 लाख रुपया लग जाता था सैलरीज देने में। NGO कहता था कि हमारे भाई 500 कार्यकर्ता हैं, अब सबकी सैलरी देनी पड़ती है, 80 लाख तो इसी में चला गया। जबकि वो सैलरी देने के नाम पर बड़े स्तर पर कन्वर्जन में यूज़ हो रहा है, मीडिया हाउसेस में यूज़ हो रहा है, अन्य कामों में यूज़ हो रहा था। तो 2020 के नियम में बदलाव करके सरकार ने कहा था कि अब बाहर से जो भी फंड आएगा उसका 80% तो आप काम पे लगाओगे, 20% सैलरी में लगाओगे। उल्टा कर दिया था। तीसरा बड़ा बदलाव सरकार ने 2020 में ये किया था कि आप जब भी कोई ट्रांसफरिंग कर रहे हो पैसे की,
कहीं कोई सेवा में लगा रहे हो, किसी आदमी की मदद कर रहे हो, किसी का ऑपरेशन करा रहे हो, किसी को स्कूल भिजवा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर जगह आधार कार्ड यूज़ होगा। आपने कहा कि हमने 5 लोगों का आंखों का ऑपरेशन कराया था साहब, उसमें पैसा लग गया, तो दिखाओ वो 5 लोग कौन है, उनका आधार कार्ड दिखाओ। आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया था। और इसके साथ ही सरकार ने ये कहा था कि जितने भी एनजीओज अपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उन सभी एनजीओज को चाहिएगा समय समय पर अपना मूल्यांकन करवाते रहें, इंस्पेक्शन करवाते रहें, कभी भी इंस्पेक्शन हो सकता है। तो ये भी मैंडेटरी कर दिया था। 2020 में सरकार ने हल्का हाथ रख के थोड़े चेंजेस कराए। अब 2026 में जो सरकार नियम कायदे कानून लेकर के आई है बिल के रूप में, पहले ही आ गया था ये मार्च के महीने में, बट मैं चर्चा अभी कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ इससे फिट बैठ रहा है। देखिए ये अभी क्या हुआ है, अभी ये हुआ है कि अगर कोई एनजीओ बाहर से पैसा लेता है, यहाँ पर एनजीओ ने पैसा लेकर के स्कूल बनवा दिया, अस्पताल बनवा दिया, मान लो ओल्ड एज होम बनवा दिया, और किसी के लिए कुछ जो है कोई बड़ा सा वो बना दिया जहाँ पर गरीब लोग आकर रैन बसेरा बना दिया, या चलो स्कूल, अस्पताल और ओल्ड एज होम लेकर के चलते हैं, 3 चीज़ें बनाई। अब इस एनजीओ के ऊपर कोई कार्रवाई हो गई, मान लो मैं किसी चीज़ में फ्रॉड पाया गया, मेरा लाइसेंस कैंसिल हो गया, या किसी भी तरह से मैं सरकारी नियमों को फॉलो नहीं कर रहा था, मेरे ऊपर जांच हो गई, कुछ भी हो गया, तो फिर मुझे तो रद्द कर दिया जाएगा। और जो जो इस एनजीओ के पैसे से चीज़ें बनी हैं वो सब रेगुलेट करेगा, अब चलाएगी एक केंद्रीय अथॉरिटी जिसमें ब्यूरोक्रेट्स होंगे। आप समझ गए? अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यूएसए से पैसा आया एक एनजीओ में, और इस एनजीओ ने एक बना दिया स्कूल, एक बना दिया अस्पताल और एक बना दिया ओल्ड एज होम, ठीक है। अब कुछ समय बाद पाया गया कि ये एनजीओ तो गड़बड़ कर रहा था, तो उसका लाइसेंस रद्द हो गया। अब रद्द हो गया तो फिर इन तीनों को कौन चलाएगा, इन तीनों का नियंत्रण कौन देखेगा, कौन बताएगा कैसे चलना है, क्या करना है? तो सरकार क्या करेगी, अपनी तरफ से एक बॉडी बना देगी, वो बॉडी इनको चलाएगी, इनको नियंत्रित करेगी, देखेगी कैसे क्या करना है। इसमें ब्यूरोक्रेट्स आईएएस पीसीएस होंगे। ये बड़ा इसमें बदलाव किया गया, पहला। दूसरा ये कि कभी किसी तरह से मान लो एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, या मैंने अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं कराया, या मैंने खुद ही बोल दिया कि मैं अपना एनजीओ बंद कर रहा हूँ, लाइसेंस कैंसिल हो गया, कुछ भी हो गया, तो मैंने जहाँ जहाँ पैसा लगाया हुआ था अपना, जहाँ जहाँ पैसा मैंने लगा करके चीज़ें तैयार करी थी, वो सब की सब टेक ओवर कर ली जाएंगी सरकार के द्वारा, ठीक है। अगला जो इसमें बड़ा बदलाव किया गया कि फंक्शनरीज में डेफिनेशन को एक्सपेंड किया गया। पहले ये होता था कि एनजीओ ने कोई डिसीजन लिया और पता चला कि सरकारी नियम को तोड़ रहा था वो, तो सरकार एनजीओ पे कार्रवाई करने जाती थी। तो एनजीओ वाले कह देते थे कि ये तो हमारे ट्रस्टीज़ ने किया था, ट्रस्टीज़ यहाँ है ही नहीं, चले गए। तो सरकार ने कहा अच्छा ट्रस्टी नहीं है, तुम पार्टनर तो हो, तुम आ जाओ। वो क्या पार्टनर भी नहीं है, कार्यकर्ता तो हो यहाँ के, आ जाओ। अब जो मिलेगा उसको पकड़ा जाएगा। इसीलिए कि फंक्शनरीज तुम पहले ट्रस्टी कह के बच जाते थे या पार्टनर कह के बच जाते थे, अब नहीं बचोगे। अब आप चाहे डायरेक्टर हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे ट्रस्टी हो, चाहे कर्ता हो ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, ऑफिस बियरर ऑफ सोसाइटीज, ट्रस्ट, ट्रेड यूनियंस एंड एनी पर्सन विद कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट मेकिंग देम पर्सनली लायबल फॉर द ऑफेंसेस अनलेस दे प्रूव लैक ऑफ नॉलेज और ड्यू जो है, मतलब कहने का ये है कि अगर आप किसी भी तरह से मैनेजमेंट से जुड़े हो या आपका फैसला मान्य होता है किसी भी तरह से, आप उसमें कहीं हो, यू आर वन ऑफ द फैक्टर, तो आप उसको, आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपको बुलाया जाएगा, आइए बात करेंगे। तब तक पूछताछ हो, यार आपको तभी बुलाया जाएगा जब आप ठीक ठाक हो, होश में हो। अगर आप बिल्कुल ऐसे, हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है, हम कह तो देते हैं, मान लेते हैं लोग, हमें नहीं पता क्या हो रहा है, नॉलेज ही नहीं है, आपको कुछ आइडिया ही नहीं है, तो ही हो सकता है आपको छोड़ा जाए। Prior approval for investigations, the bill mandates that any law enforcement agency or state government must seek prior approval for, हाँ ये बात और भी है कि अगर कोई एनफोर्समेंट एजेंसी है या स्टेट गवर्नमेंट किसी एनजीओ की जांच करने के लिए किसी को भेज रही है और एनजीओ के पीछे पड़ गई है, तो ये करने से पहले स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा कि इस एनजीओ की हम जाँच करना चाह रहे हैं, कर लें। ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों कहा? मान लो केरल में कोई एनजीओ है जो मास कन्वर्जन को रोक रहा है, कर नहीं रहा, रोक रहा है, ठीक है, प्रो हिंदू है मान लो कोई,
अब केरल की सरकार ने सोचा कि इसको एनजीओ को ही ख़त्म कराते हैं, कैसे क्रिश्चियन नहीं बनने दे रहा लोगों को, और वो जाके उसके एनजीओ ख़त्म करा दे, तो वो नहीं कर सकती। केरल की सरकार को पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा कि बताओ क्या करना है, तब कार्रवाई होगी। इम्प्रिजनमेंट कम कर दिया है, पहले अगर पकड़े जाते थे तो 5 साल की जेल होती थी, उसे 1 साल कर दिया है। ठीक है, तो 2010 में आया हुआ ये था। अभी हमारे देश में करीब 16,000 ऐसे एनजीओ या ट्रस्ट हैं जो एफसीआरए के अंडर रजिस्टर्ड हैं और लगभग 22,000 करोड़ सालाना प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ चुके हैं। इसमें एक बात और थी जो मुझे याद नहीं आ रही, इसमें एक बात और थी, खैर अगर याद आती तो बताता हूँ। चलो साहब, इसमें हाँ एक ये बात है वो अलग से है कि सरकार ने ये भी कहा था, पिछले साल की बात है, एक सरकार ने हिदायत दी थी कि कोई भी एनजीओ अगर बाहर से फंड प्राप्त कर रहा है तो वो अपनी मर्जी का न्यूज़ चैनल या न्यूज़ एजेंसी नहीं चला सकता, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो नहीं चलाएगा उसे जाना होगा अथॉरिटीज़ के पास और एक लाइसेंस लेना होगा, या कहें कि उनको जो है एक परमिशन लेनी होगी, बताना होगा कि भैया हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, हमें उसका ठप्पा लगा के दे दो, तो एक तरीके से रखना होगा। ठीक है, इट देखो, द MHA हैज़ amended the rules under FCRA and henceforth NGOs engaged in publication related activities and receiving foreign contribution will not be able to publish any newsletter and must get a certificate from registrar of newspapers for India. इंडिया के जो न्यूज़पेपर के रजिस्ट्रार हैं उनसे सर्टिफिकेट लेना होगा कि हम किसी तरह की कोई न्यूज़ एजेंसी, न्यूज़लेटर, अखबार नहीं चलाते। नहीं तो तुम बाहर से पैसा लोगे, यहाँ अपनी मर्जी से न्यूज़ चैनल, अखबार खोल के प्रोपेगेंडा चलाओगे, हमारे देश में अराजकता फैलाओगे। फॉर एग्जाम्पल काकरोच जनता पार्टी। इस तरह से फंडिंग को रोका, और आप जानते हैं कि इसमें फंसा कौन था। देखो, ये नहीं है, वांगचुक, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लास्ट ईयर सितंबर में सोनम वांगचुक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था क्योंकि करोड़ों की धनराशि उसने विदेश से प्राप्त करी थी और एफसीआरए के नियमों का उल्लंघन किया था। इसके बाद ही सरकार जागी थी कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ कर रहा है, तब जाके ये नियम इस साल लाए गए। और जब ये लाए गए तो अप्रैल 30, 2026 में दिक्कत किसको हुई? सिविल राइट्स क्रिश्चियन ग्रुप्स रेज कंसर्न ओवर न्यू एफसीआरए अमेंडमेंट। क्रिश्चियन ग्रुप्स को दिक्कत हो रही थी। केरल के कई ऐसे क्रिश्चियन ग्रुप्स थे जो उसके खिलाफ खड़े हो गए कि सरकार ये गलत कर रही है। इसका मतलब उन्हें बाहर से पैसा आ रहा था, और क्यों आ रहा था आप जान रहे हैं। ठीक है, चोर की दाढ़ी में तिनका। इस तरह से चीज़ें हो रही थी। एक बड़ा क्रैकडाउन सरकार अब कर रही है, नक्सलियों से मुक्ति पाली है, अब बारी है अर्बन नक्सल्स की। देखते जाइए, बहुत जल्द हमारे देश में सब कुछ साफ सुथरा होने वाला है। अब मिलता हूँ अगले वीडियो में, थक गया मैं, तब तक के लिए नमस्कार।